हेलो एवरीवन। अब हम लोग थोड़ा आगे के अपने न्यूमेरिकल से थोड़ा आगे बढ़े और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ के शेप में, डेप्थ पे जाने पे, अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाने पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक, या अर्थ के रोटेशंस के कारण मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कैसा वेरी करता है। ठीक, या तो पहले ये चीज देखें कि मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है या ग्रेविटी होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं, हेडिंग डालते चलता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल जी होगा। कितना होगा मेरे पास? स्मॉल जी होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी जब हम लोग देख रहे हैं तो एकदम आपको ये इसी तरह से दिखेगा, इसका मैग्नीट्यूड एकदम सेम टू सेम ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा। बट ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन दो अलग चीजें, ठीक, चीजें सेम ही है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब फिजिकल ऑफ वर्ड में देखने के हिसाब से दोनों चीजें अलग अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ऑफ दोनों कैसे हैं? सेम। प्रॉपर्टीज भी, डायरेक्शन भी लगभग लगभग सेम ही दिखेगा। ठीक, लेकिन फिजिकल वर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें अपने कि अगर मैं ये बोलूं कि ग्रेविटेशनल ऑफ फील्ड क्या चीज होता है, ये ग्रेविटी क्या होता है, तो देखो, अर्थ की एक प्रॉपर्टी होती है कि हर एक ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स ऑफ कैसा खींचना चाहता है, अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन पे। जैसे अगर मैं ये मार्कर को उठाऊं और ऐसे छोड़ूं तो ये अभी भी कहां पर जाएगा? नीचे। तो अर्थ की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स ऑफ अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में खींचना चाहिए। अर्थ की इसी अट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को हम उसकी क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, और जिस फोर्स के थ्रू वो अट्रैक्ट कर रहा है उसे हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास कैसा, अर्थ के किसी भी सरफेस को टूवर्ड्स ऑफ अपने सेंटर की डायरेक्शन में खींचने की प्रॉपर्टी को उसकी ग्रेविटी कहते हैं। और जो मेरे पास जिस फोर्स के थ्रू वो खींच रहा है उसे हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, या फोर्स ड्यू टू ऑफ कैसा कहते हैं? क्या कहते हैं उसी को? उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जिस फोर्स के थ्रू अर्थ किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की डायरेक्शन में खींच रहा होता है उसे फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जो एकदम ज्यादा परफेक्ट कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता क्या है, देखने में कैसा है? देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास, जैसे समझो कि ये मेरे पास कैसा है? अर्थ, एक स्मॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की डायरेक्शन में खींच रहा है। तो अगर खींच रहा है तो मेरे पास इस पे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आना स्टार्ट हो। ठीक, तो जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फोर्स होगा, ये फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल। ये स्मॉल एम किसका मास है? ये पार्टिकल का, और कैपिटल एम अर्थ का है। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? ये दोनों के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसके सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? यहां से ये डिस्टेंस आर से, तो मेरे पास कौन सा हो जाएगा? आर का स्क्वायर। एफ की वैल्यू कितना होगा? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी। अब इसके बाद एफ, ये कितना हो जाएगा? जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी की वैल्यू जो है वो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर। ठीक, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसी जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है
ये किस पे डिपेंड कर रहा है देखो, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट के मास, ऑब्जेक्ट की रेडियस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लेनेट के मास पे। प्लेनेट के मास के साथ साथ प्लेनेट के सेंटर से उस सरफेस तक की कितनी डिस्टेंस है वो डिपेंड, ठीक है। तो ये इतनी चीजों पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डजंट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास एंड डेंसिटी, बट प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन प्लेनेट मास। और डेंसिटी पे किस तरह से डिपेंड करेगा, तो देखो अगर मैं इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी एज्यूम कर लिया और ये स्फेरिकल ऑफ सरफेस की मेरे पास रेडियस कैपिटल आर ले लिया, तो मास इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो जहां से m की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट किया तो ये मेरे पास g हो गया, रो हो गया, इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये उसकी रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंसर ऑफ प्लेनेट होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसका, जितना बड़ा ऑफ होगा उतना ही, मतलब जितनी ज्यादा मेरे पास कैसे उसकी रेडियस होगी उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते चला जाएगा, ठीक। हालांकि क्यूब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी एक टर्म आएगा, अगर ये सरफेस पे हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो मैं इस चीज को अभी ऐसा ही रखता हूँ। अभी आप बस इतना ही देखो एक बार, ठीक। चलो अब इसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करो, पहले थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहले हेडिंग डालो और थ्योरी लिखते हैं। क्या बोल रहा है, अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ is called gravity, is called gravity, and the force with which, and the force with which it attract a body, it attract a body is called the force of gravity, is called the force of gravity acting on the body, acting on the body, acting on the body, ठीक है। चलो इतनी सारी चीजें लिखे, हो गया। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी वैल्यू कितनी होती है सब अगर आपको लिखना है तो आपको डायरेक्टली ये मालूम है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसी की वैल्यू ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल सा वही आपको मालूम है कि मेरे पास L⁻⁻² होता है। आप चाहे वैल्यू पुट करके देख लो या चाहे जैसा मर्जी हो वैसा ही देख लो, ठीक है। ठीक हो जाएगा या फिर लिखूं, मैं लिख देता हूं। देखो अगर बोलो तो मास कंसीडर करके, अर्थ का मास कंसीडर करके यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, फिर बोलो वो भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर से मैं वैल्यू फाइंड करूं। चलो रुको मैं अभी लिखते चलता हूँ एक सिंपल सा फॉर्मेट कि जी की वैल्यू जो मेरे पास होगी ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला जो देखने को मिलेगा वो एकदम सिमिलर जी का मिलता है, कितना L⁻⁻² मिलता है, ठीक है। चलो
ये देख लो। फिर वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। देखो इसको, चलो इसके बाद देखना स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से वेरी करेगा, किस पॉइंट के लिए कैसा वेरी करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण मेरे पास ग्रेविटी में किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज के लिए देखते हैं, ठीक है। चलो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट देखते हैं। पहला पॉइंट किसके लिए देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। देखो अभी तक जितनी भी कंडीशन हमने स्टडी की है वो सभी में, या फिर जब भी हम लोग ये रोटेशनल सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वाले ग्रेविटी को छोड़ दो, बाकी जितने भी चैप्टर पे हम स्टडी करते हैं वो सब पॉइंट पे, है ना, हम ऐसा एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो पार्टिकल है वो h हाइट पे जो होता है, एक्चुअल पे अर्थ की रेडियस के कंपेयर में हाइट जो है वो बहुत नेग्लेक्टेबल। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सैटेलाइट भी आती है, वहां पर ये फिर लॉन्च भी हो रही होती है यहाँ पर सैटेलाइट, तो यहाँ पे हमें पहली बार ऐसा पता चलता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन बस मेरे पास कैसा, हर बार वो हाइट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन ड्यू टू हाइट भी होता है कि हाइट के कारण मेरे पास धीरे धीरे ग्रेविटी चेंज होगी। कैसे चेंजेस होगी, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर है। न्यूटन का जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लॉ आप देख रहे होंगे तो वहां पर जब F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर आप लिख रहे होगे, तब आप वहां नोटिस कर रहे होगे कि आपको कितना है मेरे पास, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स लग रहा है। तो मतलब फोर्स डिस्टेंस के साथ अगर वेरी कर रहा है तो ग्रेविटेशनल भी, तो ये ग्रेविटी भी तो मेरे पास कैसा, हाइट के साथ वेरी कर रही होगी, क्योंकि हाइट जैसे जैसे बढ़ रहा होगा तो दोनों अर्थ के सरफेस या अर्थ के और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो वैल्यू चेंज होगी, और जब चेंज होगी तो किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज को देखना स्टार्ट करें। तो देखो जैसे अगर मैं ये बोला कि मैं अपने अर्थ को चुपचाप यहाँ पे कंसीडर करता हूं, ठीक, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मैं अपने एक स्मॉल पार्टिकल को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ जिसका मास कितना है मेरे पास, या थोड़ा सा और बड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने पे दिखे, ठीक है। इसका मास स्मॉल है और इसका मास कितना है, कैपिटल, ठीक। यहां से इसके सेंटर तक की इसकी रेडियस, इस पार्टिकल की रेडियस इस अर्थ के रेडियस कंपेयर में नेग्लेक्टेबल है हाइट के कंपेयर में, तो मैं इसकी रेडियस को बहुत ज्यादा नहीं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक। तो हाइट कितनी है मेरे पास, स्मॉल h, ठीक, ये r है और ये कितना है, h, यही है, देख लो। तो देखो अगर मान के चलो, जैसे अगर मैं बात करूं तो अर्थ, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी मेरे पास, कैपिटल जी एम बाय ओ कौन सा होगा, आर का स्क्वायर। अगर मैं सरफेस की बात कर, कहाँ की बात कर रहा हूं, सरफेस की बात कर रहा हूं, लेकिन ये यहां से कुछ हाइट पे पहुंच गया। अगर हाइट पे पहुंचा है तो देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर ये मेरे पास किसके लिए है, इट्स सरफेस के लिए, किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, इट्स सरफेस के लिए। बट अगर मैं किसी एक हाइट के लिए चला गया हूं तो अब जी की वैल्यू में चेंजेस होगा। क्या मेरे प्लेनेट के मास में कोई चेंजेस हुआ, नहीं। क्या डेंसिटी में चेंजेस हुआ, नहीं। बट इस दोनों के बीच के डिस्टेंस पे चेंजेस हुआ। तो डिस्टेंस मेरे पास अब कितना हो गया बताओ, आर प्लस ओ एच का क्या हो जाएगा, यही होगा, होगा बिल्कुल यही होगा। तो अगर आप अच्छे से देखो तो जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम। मैं यहां से आर के स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, आर को कॉमन लूंगा तो एक्चुअल में आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो वन प्लस ओ कितना हो जाएगा, एच बाय आर की पावर में कितना, टू हो जाएगा, ये जी डैश की वैल्यू। तो आप ये देखो जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इस चीज को मैं कितना लिखूंगा यहां पर से, कैपिटल जी लिखूंगा। ये वन प्लस एच बाय आर की पावर में कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये कहां पे जाना स्टार्ट करेगा, न्यूमरेटर में जाएगा। बोलो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एच बाय ओ आर की पावर में कितना, माइनस टू, यही होगा। अब अगर ये माइनस टू है तो मैं ये कंसीडर करता कि मेरे पास h बाय आर की जो वैल्यू है वो मोर लेस देन ऑफ कितनी होगी, वन, क्योंकि अर्थ का रेडियस ज्यादा होगा कंपेयर टू साइड के। इतना तो एटलीस्ट मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, देख लो पहले, देख लो। देख लो देख लो, पहला स्टेप है अभी, बस थोड़ा देखने की बात। देखो अगर ये देखोगे तो ये बताओ जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में वन माइनस टू एच बाई कितना हो जाएगा, ऐसे ये बाइनोमियल में अप्लाई कर, मतलब हाइट के साथ वेरिएशन ऑफ मेरे पास किसका है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही चीज होगी। अगर h की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाए, मेरे पास r के इक्वल हो जाती है, h बाई टू की वैल्यू, h की वैल्यू r बाई टू के अगर इक्वल हो गई, मतलब जो हाइट है मेरे पास वो किसके इक्वल हो जाए, तो मेरे पास अर्थ h बाई h की जो वैल्यू r बाई टू के इक्वल हो जाए, तो मेरा काम यहां से बनता हुआ दिखेगा। देखो क्या मैं ये अप्रोच चल सकता हूं, देखो मैं ये चल सकता हूँ, ये अप्रोच चल चल सकता हूँ। देखो अगर इसी के बाद अगर मैं ये बोला कि एब्सोल्यूट चेंजेस कितना होगा मेरे पास, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर इसके बाद में पूछा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं और इसे इक्वेशन सेकेंड लिख, ठीक है लिख सकता हूं ये। तो एब्सोल्यूट चेंजेस मेरे पास कितना होगा, बोलो जी कितना हो जाएगा, जी डैश माइनस ओ जी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप यहां पर देखो तो ये आप कितना लिखोगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ टू एच बाई कितना हो गया मेरे पास, कैपिटल आर।
यही होगा। तो इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जब आप इसकी वैल्यू को इस पे पुट करो, माइनस ये करोगे तो आपको जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना चेंजेस देखने को मिलेगा, आप ये बताओ। मेरे पास देखो निगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, मतलब मेरे पास वैल्यू का जो चेंजेस है वो धीरे 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 क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो -2hg बाई आप क्या कहोगे, आर। ठीक ठीक, चेंजेस में यही लिखोगे ना। ये एब्सोल्यूट चेंजेस की जगह पे एब्सोल्यूट चेंजेस इन डिक्रीजेस, या मतलब एब्सोल्यूट डिक्रीजेस में भी लिख देता हूं। तो डिक्रीजेस में मेरे पास ये हमेशा हम कंसीडर कर ले कि ये वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब मेरे पास कैसा होगा, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल की जगह पे इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल करने लगो तो 2hg बाई ऑफ आर हो जाएगा। ठीक ठीक, तो मैं वापस से अपने चेंजेस पे आता हूं ताकि आप अपने अप्रोचेस को स्ट्रॉन्ग रखो, कभी भी इस चीज पे मत जाओ। तो ये निगेटिव सिंबल क्या बता रहा है कि मेरे पास एक ऐसा हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे पास, डिक्रीज हो रहा है। ठीक ठीक, फिर फ्रैक्शनल चेंजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्रैक्शनल चेंजेस की बात करते हैं। तो कितने फ्रैक्शन में चेंजेस हुआ इस चीज को देखना है, तो लिखोगे डेल जी बाय ओ जी। तो क्या लिखोगे बोलो, माइनस का 2h बाई ओ आर के रेशियो से ऑलवेज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये वैल्यू भी मेरे पास माइनस सिंबल क्या चीज को बता रहा है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डिक्रीजेस। ठीक, तो यहां पर भी लिखोगे निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इसके बाद परसेंटेज के लिए देखोगे तो परसेंटेज चेंजेस की बात अगर की तो मेरे पास ये मालूम है कि लॉस ही हो रहा है, तो माइनस की जगह पे अब हटा दो इस चीज को, 2h बाई आर इंटू कितना लिख दोगे, 100 लिख दोगे, यही लिखोगे। अब देखो यहां पर से बस जस्ट मैं इस चीज को देखना चाहता हूं कि मेरे पास h प्लस ओ कैपिटल आर के वैल्यू को मैं स्मॉल आर, तो जहां से जी डैश की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, कैपिटल जीएम बाय ऑफ आर स्क्वायर देखने को मिलेगा। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। मैं ये देख सकता हूं, मेरे पास उधर बोर्ड में जगह खत्म हो गई। ठीक, और अगर मैं ये चीज देख सकता हूं तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आर की वैल्यू जब मेरे पास इनफाइनाइट होगी तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी। तो मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू ये कहलाता है कि अगर मेरे पास कितनी हो जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाए, तब जाके ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, बट यहां पर से अगर मैं देखूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी जीरो, कब जीरो हो जाएगी, जब आर की सॉरी एच की वैल्यू आर बाई ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगी। मतलब मैं जब ये हाइट जो है अर्थ के रेडियस का हाफ पोर्शन जा रहा हूँ तभी मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जो चेंजेस वैल्यू है वो जीरो की इक्वल। देखो जी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये सरफेस पे है और ये किसके साथ है, हाइट के साथ। देख लो एक बार, पूरा कंप्लीटली देख लो। हो गया, देख लिए। चलो अब यहां पर से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट हमें मिलता है वो ये पॉइंट होता है। ठीक, मास हाइट पे जाने पे क्या मास चेंज हो रहा है अर्थ का, नहीं। तो प्लेनेट मास मतलब कैपिटल एम कैसा था मेरे पास, कांस्टेंट। अगर कैपिटल एम कांस्टेंट था तो जी डैश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो आर स्क्वायर है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन विद हाइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर की, मतलब मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर साइड जाना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में। ये नहीं है कि 1/r के फॉर्मेट में डिक्रीज करेगी, नहीं 1/r² के फॉर्मेट में डिक्रीज करते हुए जाएगी। ठीक, अब अगर यहां तक हो गया तो अब कैसा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विथ हाइट के बाद अब मैं किसके लिए देखता हूं, डेप्थ के लिए देखता हूं। इसको मैं रफ करूं, रफ कर देता हूं। अब इसके बाद पॉइंट अपना चेंज करते हैं। चलो जी विथ हाइट के बाद किसको कर देता हूं, क्या डेप्थ, क्या कर देता हूं मैं इसको डेप्थ कर देता हूं कि अगर ये डेप्थ होता तो किस तरह से मेरे पास इंपैक्ट पड़ता। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास इस तरह से ये अर्थ है, ठीक, इसके सेंटर से इसके सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ठीक, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां से एक जस्ट ऐसा इसके डेप्थ में मैं कितना आ गया हूं, एजम्पशंस कर लेता हूं कि मैं कितना आ गया हूं, डी हाइट पे आ, ठीक, तो अब इसमें मैं डी डेप्थ पे आ गया हूं और यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल, तो इस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कुछ अलग सा होगा। क्या इसके ऊपर के मास पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, आप देख चुके हो कि इसके कारण ये मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर साइड का जहां पे मैं हूं उसके अप साइड पे क्या मेरे पास है उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं आएगा, मुझे जो भी इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर के मास के लिए आएगा। मैं अभी ये कंसीडर कर लेता हूँ कि इस पूरी मास मतलब पूरी की पूरी बॉडी का जो मेरे पास डेंसिटी है वो कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट, पूरे का पूरा मास ऑफ कितना था मेरे पास, कैपिटल एम था। ठीक, तो अब जो मेरे पास g की वैल्यू है सरफेस के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, इट्स सरफेस, कहां पे मेरे पास एट सरफेस। ठीक, देखो इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सरफेस के बाद अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ डेप्थ के लिए तो यहाँ पर मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, जी डैश देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ऑलवेज बी कांस्टेंट, बट मास आउटर मास पे डिपेंड नहीं करेगा, अब सिर्फ और सिर्फ इनर मास पे डिपेंड करेगा। इनर मास की वैल्यू m डैश कंसीडर कर लेते हैं और यहां से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कुछ ना कुछ होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, कैपिटल R माइनस स्मॉल डी, यही चीज होगा। तो g इनटू मेरे पास कौन सा हो जाएगा, m डैश अपॉन मेरे पास कौन सा हो जाएगा, r माइनस ऑफ d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यही होगा। ठीक, और अगर ये चीज हुआ तो अगले स्टेप पे देखो तो g डैश इज इक्वल टू g, m डैश की वैल्यू कितना होगा, m डैश इज इक्वल टू मेरे पास डेंसिटी ऑलवेज भी कैसी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मैं इसमें जो रहेगा m डैश की वैल्यू इसको कितना लिख सकता हूं बोलो, इसमें m डैश अपॉन क्या लिखोगे आप यहाँ पर 4/3 पाई, बट रेडियस कितना हो जाएगा r माइनस डी का क्यूब, ठीक, इज इक्वल टू टोटल ऑफ मास कितना है m, तो टोटल वॉल्यूम लिख लो तो 4/3
पाई आर क्यू। ये सब डेंसिटी के रेशियो के इक्वल होगा क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक, तो m डैश की वैल्यू m के फॉर्मेट में कितनी होगी, m डैश की वैल्यू m के फॉर्मेट में कितनी होगी, तो देखो m डैश की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मैं देखते चलता हूं, ये कैपिटल M हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप पे देखो ये कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यू। तो देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं m बाय आर क्यू इंटू आर माइनस डी की पावर में कितना, 3। ठीक, तो अगले स्टेप में m डैश की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, m अपॉन कौन सा हुआ, r की पावर में कितना, 3, और ब्रैकेट में कितना हो गया मेरे पास इधर r माइनस ऑफ d की पावर में 3, और डिनोमिनेटर में कौन सा हुआ, r माइनस डी की पावर में। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहां पर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो बचेगा r माइनस डी यहाँ पे, तो आप g डैश इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, और ब्रैकेट में r माइनस डी अपॉन क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो। जहां से आपको समझ में आएगा कि g डैश इज इक्वल टू g और ये r माइनस ऑफ डी बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये r कांस्टेंट है, ये r कैसा है, कांस्टेंट। ठीक, रेडियस, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे, सरफेस पे, ये तो आइडियल कंडीशन है। और ये कौन सा हुआ मेरे पास, कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब अर्थ का रेडियस, एक स्फेरिकल बॉडी अगर कंसीडर मैं कर रहा हूं अर्थ को, तो आर भी तो कांस्टेंट होगा, मतलब मेरे पास आर माइनस डी वेरी कर रहा होगा, और मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि आर माइनस डी इज इक्वल टू किसके इक्वल जैसा दिखे, आर के जैसा। अगर आर के जैसा दिखना चाह रहा है ये, तो ये बताओ जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी बाय ऑफ आर, और ये इनटू ऑफ कौन सा हुआ, स्मॉल। मतलब मेरे पास ये कहा जा सकता है कि जी डैश की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके है मेरे पास, आर। तो मतलब जब अर्थ के सरफेस के ऊपर साइड में जा रहा था, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो वेरी कर रहा था वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बट अर्थ के सरफेस के अंदर साइड जाने पे मेरे पास अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कैसा था, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मैं जितना अंदर जा रहा हूँगा उसी के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा हूँ तो उसी के हिसाब से मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा। ठीक, तो यहीं पर से अगर मैं देखूं तो मुझे ये चीज देखने को मिलेगी, इसे इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं और इसे सेकंड कंसीडर कर लेता हूं। तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां पे जा रहा हूं, सेकंड पे जा रहा हूं, तो सेकंड पे अगर मैं जा रहा हूं तो जी डैश की जो वैल्यू है वो जी बाय ऑफ आर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस ऑफ डी बाय कितना हो गया, आर। ये मेरे पास देखने को मिला, ये देखने को मिला। ठीक, अब जब ये देखने को मुझे मिला तो मुझे ये चीज मालूम है कि इफ डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, आर के इक्वल, तो मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब अगर मैं चेंजेस की बात करूं, चेंजेस की बात करूं तो मेरे पास चेंजेस होगा, ये एब्सोल्यूट चेंजेस की बात कर दिया मैं पहले, एब्सोल्यूट चेंजेस की बात कर दिया, तो एब्सोल्यूट चेंजेस की जब आप बात कर रहे होगे तो क्या लिखोगे, डेल जी इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू माइनस डी बाय ऑफ आर, वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज डिक्रीज करेगी। वहां पे 2h बाय ऑफ आर था, यहाँ पे कितना है, डी बाय आर। फ्रैक्शनल के लिए अगर मैं पूछ लिया, सॉरी डी बाय आर, ये जी मैं भूल गया था, यहाँ पर से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ डी जी बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, आर। ठीक, एब्सोल्यूट चेंजेस। फिर उसके बाद कौन सा चेंजेस, फ्रैक्शनल चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फ्रैक्शनल चेंजेस की अगर मैं बात किया तो फ्रैक्शनल चेंजेस में डेल जी
की वैल्यू अपॉन जी जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको बोलो, माइनस का डी बाई ओ आर, ये चीज होगा। फिर उसके बाद परसेंटेज चेंजेस की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंजेस की बात कर रहा हूं। तो परसेंटेज चेंजेस में मेरे पास कितना हो जाएगा बोलो, डेल जी बाई ऑफ जी, और इसके परसेंटेज की बात कर रहे हो तो डी बाई ऑफ आर इंटू 100, और ये ऑलवेज भी डिक्रीजेस के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, वो निगेटिव में लॉसेस के फॉर्मेट में। ठीक है, इतना देखो अच्छे से पहले। देखो इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ दिखाऊं, क्या दिखाना चाह रहा हूं, ग्राफ दिखा रहा हूं कि जी का वेरिएशन भी तो किसके साथ देखना चाह रहा हूं, आर के साथ, मतलब जी का वेरिएशन भी तो आर के साथ कैसा होगा, इस चीज पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, देखो तो अगर मैं ग्राफ देखूं, एक साइड जी के लिए देख लेते हैं हम, और एक एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। ठीक, ये मेरे पास कौन सा है, जी। मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 0,0 दोनों की। तो अगर ये सेंटर है तो मेरे पास अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 था। ठीक, और जब आप यहाँ पर देखो तो जब आप देखते हो तब g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ r है, मतलब जैसे जब तक मैं सरफेस तक नहीं पहुंचा, मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल नहीं, तब तक मेरे पास आप ये देखते चलो कि g की वैल्यू लीनियरली वेरी की है, g की वैल्यू लीनियरली वेरी की हुई। फिर उसके बाद जैसे ही आप सरफेस में पहुंचे हो तो g की वैल्यू कैपिटल जी एम बाय ऑफ कौन सा हो गया, आर स्क्वायर। ये फॉर्मेट जो है वो g जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके, आर। इसके बाद g की वैल्यू मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कौन सा है मेरे पास, डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो इसके बाद वैल्यू इस तरह से डिक्रीज करते हुए जाएगी, और डिक्रीज करते हुए जाएगी, और इस तरह से ऐसे ये आगे बढ़ जाएगी। तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। ठीक, तो ये ग्राफ है जी का विथ किसके साथ, मेरे पास डिस्टेंस के साथ। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां पे मिलेगा, एट अर्थ सरफेस, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कहां पे मिलता है, अर्थ के सरफेस में। अगर आप नीचे जा रहे हो या हाइट बढ़ा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू डिक्रीज करता है। अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करती है विद डेप्थ और विद हाइट। ठीक है, देखो यहां तक। अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ देखते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ देख लेते हैं। इधर मैं दिखा देता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग इधर ही डाल देता हूँ, ज्यादा बड़ा ये नहीं, वो रोटेशनल पे ज्यादा बड़ा है, रोटेशंस के कारण। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। तो इफेक्ट ऑफ
शेप ऑफ अर्थ कैसा होगा, इस चीज पे फोकस करते। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट सी, ये देख लिए थे हाइट के लिए, बी देख लिए थे डेप्थ के लिए, और सी देख लेते हैं सी। एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं कि अर्थ का एक शेप स्फेरिकल टाइप का है, बट आपको मालूम है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है। कैसा है, हल्का एलिप्टिकल जैसा है, मतलब पोल पे हल्का फ्लैट है। पोल और इक्वेटर की रेडियस का जो डिफरेंस है वो 21 किलोमीटर का है। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इस तरह से कोई स्फेरिकल बॉडी है, ये कुछ ज्यादा ही गंदा नहीं बन गया? ठीक है, तो लगभग लगभग इस तरह से है। अगर मैं इसे इक्वेटर कह रहा हूं, ये रेडियस ऑफ कौन सा मेरे पास इक्वेटर है, और ये रेडियस ऑफ कौन सा मेरे पास पोल है, ये रेडियस ऑफ कौन सा है, पोल है। तो पोल पे अलग रेडियस है और इक्वेटर पे अलग रेडियस है। आपको मालूम है कि इक्वेटर पे ज्यादा रेडियस है कंपेयर टू पोल। तो ये मेरे पास रेडियस ऑफ कौन सा, इक्वेटर, ये किससे है, आर से, और रेडियस ऑफ पोल जो है वो मेरे पास किससे है, आरपी से। किससे है, आरपी से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर आर है और रेडियस ऑफ पोल आरपी है। तो आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नॉर्मल कंडीशन के लिए आप जीएम बाय ऑफ आर स्क्वायर लिख दो। ठीक, बट आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक इक्वेटर जो इक्वेटर देखने को मिलेगा वो जीएम बाय ऑफ कौन सा मेरे पास, आर ई का स्क्वायर हो। ठीक, और सिमिलर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल जो देखने को मिलेगा जीएम बाय ऑफ आरपी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज हो गया, तो आपको मालूम है ये दोनों ही कंडीशन में कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस के स्क्वायर का होता है। सिमिलर यहां पर भी ये चीज ऐसी ही होती है। ठीक, अब अगर दोनों ही कंडीशन पे ये चीजें ऐसी देखने को मिल रही है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास जो आर ई की वैल्यू है ज्यादा आरपी से, तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज लेस देन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट कहां पे होगा, पोल। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जहां की रेडियस कम है वहां, सॉरी, जहां की रेडियस ज्यादा है वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, और जहां का रेडियस कम है वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उसके शेप के स्ट्रक्चर के कारण, तो वो सबसे ज्यादा पोल पे देखने को मिलता है। कहां पे मिलता है, पोल पे देखने को मिलता है कंपैरेटिवली ऑफ इक्वेटर। अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा कहां पे होगा, पोल पे होगा। कहां पे होगा, पोल पे। ठीक है, देख लो इसको। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ तो बता रहा था। हाँ, एक वैल्यू याद रखना कि पोल की जो वैल्यू है वो इक्वेटर से 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये चीज मेन था। ठीक है, पोल का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इक्वेटर के एक्सेलरेशन से 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इतनी ज्यादा नहीं होती कि हमें इम्पैक्ट पड़े, लेकिन हाँ इतनी कम भी नहीं होती कि हम जब बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हो या जब बहुत माइनर चेंजेस को हम नोटिस कर रहे हो तब हम उसे नेग्लेक्ट कर सके। ठीक है, ठीक, चलो ये देख लो। अब एक लास्ट है ना, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस। ठीक, अबाउट इट्स एक्सिस या ऑन इट्स एक्सिस। लास्ट है ये, फोर्थ नंबर,
फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अबाउट इट्स एक्सिस मतलब एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करने पे मेरे पास अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह से, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड में बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेविटी पे किस तरह से इम्पैक्ट आएगा इस चीज पे देखते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरह से वैरी करेगा इस चीज को अब हम देखते हैं कि अगर अर्थ का रोटेशन कम हो जाए, बंद हो जाए अर्थ का रोटेशन, तो मेरे पास कितना होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहली स्टेप एकदम छोटा सा देखते चलते हैं, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिक मतलब ये डेरिवेशन है ऐसा। ठीक, अब ये देखो कि सेंटर से अर्थ के सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो r। ठीक, ये अपनी इस एक्सिस में कैसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सन का रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट दिखता है। ठीक है, तो अगर ये है तो मैं इस तरह से कुछ इसको दिखा दिया कि यहाँ पर से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक, मैं कोई एक स्मॉल पार्टिकल को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ठीक, जिसका एल्टीट्यूड इक्वेटर से कितने पे है मेरे पास, कोई एंगल एजम्पशंस कर लेते हैं, थीटा एजम्पशन कर लो, क्या बहुत बड़ी बात है थीटा। ठीक, अब अगर थीटा कंसीडर कर लिए हो और इसका कोई मास है, तो इस पे अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि ऑलवेज भी टुवर्ड्स अर्थ सेंटर लगेगा। ये आपको हमेशा, भाई रोटेट करे या ना रोटेट करे, लेकिन अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि ऑलवेज भी टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। अब देखो तो एक्चुअल में अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी जो एक ऐसा घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो अगर एक स्फेरिकल बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट पे उसका एक पर्टिकुलर ऑफ सर्कुलर पाथ बन रहा हो। तो अगर सर्कुलर पाथ बन रहा है तो ये पार्टिकल अगर अर्थ के इस सरफेस पे है तो यहाँ पर भी एक सर्कुलर पाथ बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। अब बन रहा होगा तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी मेरे पास, स्मॉल r होगी। ठीक, तो इसके सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है, कैपिटल R। ये तो मालूम ही मालूम है। अगर ये थीटा है तो ये भी मेकिंग एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो जो ये थीटा है तो ये जो वैल्यू होगी स्मॉल r की वैल्यू, ये मेरे पास किसके इक्वल होगी बताओ, कैपिटल R इंटू कॉस थीटा। ठीक, और इसके इस हाइट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, r साइन थीटा। ऐसे कैपिटल R कॉस थीटा है और एक मेरे पास जितनी हाइट पे होगा इसके सेंटर से वो r साइन थीटा। जब ये चीज यहां पर पहुंच जाएगी तो सिर्फ r बचेगा, r साइन थीटा की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इक्वेटर पे अलग चीज देखने को मिलेगा। ठीक, तो वो चीज अभी पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ये रोटेट कर रहा होगा एक सर्कुलर पाथ तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा जिसके कारण ये यहाँ पे मैनेज। तो मेरे पास इसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फील होगा वो इसी डायरेक्शन पे हो रहा हो। तो ये मेरे पास कितना होगा, अगर मेरे पास ये रोटेट कर रहा है इसका मास, इस पार्टिकल का मास m इंटू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू r।
जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी? m इंटू जी के इक्वल। यहां पर से देखो, अगर मैं इस लाइन को आगे ले गया तो ये मेकिंग एंगल थीटा बना है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो रहा होगा? 180 माइनस थीटा। तो अब ये दोनों को अगर मैं पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से ऐड करते हुए देखूं तो जो रिजल्टेंट एंगल देखने को मिलेगा, वो मुझे इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल रहा होगा कि वो यहां पर से पास होगा और ये F होगा। इसी F की वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसे F डैश से जूम कर लिया तो एक्चुअल में जब दो फोर्सेस एक दूसरे से किसी एंगल पे है और उसका रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो मैं पैरेललोग्राम एडिशन लॉ का यूज करूं। पार्टिकल का मास स्मॉल m ही है, तो F डैश की जो वैल्यू होगी, मेरे पास मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? Fc का स्क्वायर प्लस Fg का स्क्वायर। अब मेरे पास प्लस 2Fc प्लस Fg इंटू कॉस कितना हो जाएगा मेरे पास? कॉस ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और जब आप इसी वैल्यू को लिखते हो तो आप इसे लिख सकते हो कि Fc स्क्वायर प्लस Fg स्क्वायर माइनस 2Fc इंटू Fg इंटू कॉस थीटा। यही चीज होगा, देख लो, कंफर्म एकदम यही होगा। बस आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। तो Fc की वैल्यू, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है वो कितना है हमारे पास? m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r की वैल्यू मेरे पास कौन सा है? r इंटू कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू कौन सा है मेरे पास? स्क्वायर। Fg की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास? प्लस m स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस 2। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है वो कितना है मेरे पास? m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कौन सा है? r। Fg की वैल्यू जो है वो फिर से कितना है? m इंटू जी, और इंटू कितना लिखोगे? cos थीटा। यही चीज लिखोगे, ठीक? बिल्कुल यही लिखोगे, कुछ करना नहीं है। देखो, m का स्क्वायर यहां से भी और यहां से कॉमन निकलना स्टार्ट होगा और f डैश अपॉन m की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, m हो जाएगा, और m को डिवाइड कर दोगे तो एक्चुअल में g डैश की वैल्यू आएगी। तो g डैश की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो होगी कितनी? अगर मैं चाहूं तो पहले इसको लिख लेता हूं, तो ये g स्क्वायर हुआ, ठीक। फिर अगला स्टेप ये कौन सा हो गया? ओमेगा की पावर 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगले स्टेप में माइनस का 2 ये होगा। 2 के बाद कितना लिखोगे यहां पर से? ओमेगा स्क्वायर, एकदम यही लिखोगे, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू जी इंटू कितना लिखोगे? कॉस थीटा। ये चीज लिखोगे, देखो। तो जहां से g डैश की वैल्यू अगर आप चाहो तो g डैश इज इक्वल टू, आप कितना लिख सकते हो बोलो? g स्क्वायर, यही करोगे, ठीक। अगले स्टेप पे देखो तो आप कितना लिख सकते हो? आप g को कॉमन ले लो किसी भी फॉर्मेट से, इससे दोनों से g स्क्वायर कॉमन हो सकता है क्या? देखो, g और कहीं से कॉमन हो सकता है, यहीं पर आपका काम बन गया। देखो देखो, अगर मैं बोलता कि आप कॉमन ले लो तो आप कहां से लेते? इसमें तो है ही नहीं, लेके भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसमें कोई तो ऐसा टर्म है जो लगभग लगभग नेग्लेक्टेबल है। अगर आपको बहुत गौर से मैं देखने को बोलूं, बहुत गौर से, तो आप एक चीज देखो
कि आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो बहुत छोटी है एक्चुअली। कैसा? ओमेगा इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अर्थ का एक रोटेशन जब कंप्लीट होता है तब उसका एंगल होता है 2 पाई, और टाइम कितना होता है 24 आवर, मतलब मेरे पास आवर को मिनट में और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट। तो लगभग लगभग ये बहुत कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना 3600 इंटू 24। लगभग लगभग अगर मेरे पास कैलकुलेटर ये वैल्यू लिखी होती तो मैं लिख देता कितना होता ये मेरे पास। अच्छी खासी कम वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब मान के चलो ये वैल्यू बहुत ज्यादा, और इससे अगर मैं डिवाइड किया तो रेडियन पर सेकंड की जो वैल्यू आएगी वो लगभग लगभग नेग्लेक्टेबल हो। और अगर नेग्लेक्टेबल है तो मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा की पावर में 4 इंटू आर स्क्वायर, और ऊपर से उसको कॉस स्क्वायर थीटा से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू बहुत कम है। एटलीस्ट इसका मेरे पास पावर में 4 करना है। इस आर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये और छोटा हो जाएगा इस नंबर के कंपेयर में। ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा 1 के कंपेयर में। तो लगभग लगभग हम इसे क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, निग्लेक्टेड कर देते हैं। ठीक, और नेग्लेक्ट कर दिए तो जी डैश की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, अब आप देखो तो ये जी स्क्वायर, ठीक, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू जी इंटू कॉस थीटा की पावर में कितना लिखोगे 1/2। ठीक, और फिर से मैं अगर जी स्क्वायर को कॉमन लिया तो अब मेरे पास ये यहाँ जी आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 1 माइनस हो कितना 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाय ऑफ जी इंटू कॉस थीटा की पावर में 1/2। आप देखो तो ओमेगा का भी स्क्वायर हुआ, आर मेरे पास उसकी रेडियस से तो कम ही है, फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय जी, ये नंबर भी बहुत कम है। तो 1/2 को मैं कहां पे लेके आ रहा हूं, सामने लेके आ रहा हूं। तो मेरे पास जी डैश इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट में कितना हो जाता है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाय ऑफ जी इंटू कॉस थीटा। ये अर्थ के रोटेशंस के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन। देखो ओमेगा की वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ते जाएगी अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। देखो 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 भाई, अच्छे से देखो, चलो और अच्छे से देखने योग्य बना देते हैं इसको। अगर मैं ये कहूं यहीं पर से तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस हो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस थीटा मैं कह सकता हूं। जी का मल्टीप्लाई कर दिया, नोट में पहला पॉइंट लिखता हूं, अगर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाए 0, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गई मतलब ये इक्वेटर पे है। कहां पे आ गया, इक्वेटर पे आ गया। तो आप देखने को पाओगे कि यही जी डैश की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगी, बोलो, यही होगा। और अगर ये होगा तो आप देखो तो ये अगले स्टेप पे आप कितना लिखोगे, स्मॉल आर की वैल्यू मैं नहीं लिखा ना कहीं पर भी, यहां पर छोड़ दिया। ठीक है, स्मॉल आर लिख दिया हमने, क्या दिक्कत, ठीक। तो यहां पे पुट कर देता हूं ना, यहां पे पुट कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। तो मेरे पास ये कौन सा हो जाएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो cos 0, तो जी डैश की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो जी
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना मिलेगा आर। ठीक, और पोल पे यही चीज दूसरा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो यही मेरे पास कौन सा हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और g डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, g के इक्वल होगी। ठीक, और अगर मान के चलो ओमेगा इसका रोटेशन बंद हो गया तो मेरे पास g की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी, g की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, अगर मेरे पास ओमेगा ही बंद हो गया तो g डैश की वैल्यू g हो जाएगी, क्या पोल क्या इक्वेटर हर जगह पे सेम, अगर मेरे पास शेप की बात ना हो रही होगी तो। ठीक, तो ड्यू टू शेप और ड्यू टू ऑफ रोटेशंस के कारण भी मेरे पास क्या होता है, इक्वेटर और पोल पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, देखो अब ये चीज तो हुई, ये मेरे पास कहां पे आ गया, इक्वेटर पे आ गया, और एक कहां के लिए आ गया, पोल के लिए आ गया। और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं। हाँ, ये चीज है कि ये जो जी डैश है ये एकदम सेंटर की डायरेक्शन में नहीं है, ये बहुत कम होता है, ये लगभग लगभग ऐसा रहता है। ये तो मैं क्वेश्चन में देखने के लिए आपको ये इस डायरेक्शन पे दिखाया, ठीक है। तो ये हल्का सा मेरे पास कैसा होता है, हमेशा टूवर्ड्स ऑफ सेंटर नहीं दिख पाता ड्यू टू अर्थ ऑफ रोटेशंस, ये कुछ टाइम पे हल्का सा चेंज रहता है। ठीक है, चलो यहां तक आप देख लिए हो, ये चार कंडीशंस आप देख लिए, प्रॉपर सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को यहीं तक रखें।